हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 1992 की क्राइम एरोटिक थ्रिलर मूवी बेसिक इंस्टिंक्ट को। मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक बने रहिए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कहानी को। मूवी स्टार्ट होता है एक मर्डर से, जहां पे एक ब्लॉन्ड महिला आइस पिक के मदद से बहुत ही अमीर फॉर्मर रॉक स्टार जॉनी बॉच का हत्या कर देती है सेक्स करते समय। अब सारा मूवी इसी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है कि हत्यारा कौन हो सकता है। केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है निक करेन, जो कि सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एज अ डिटेक्टिव काम करता है। पुलिस सबसे पहले शक करते हैं कैथरीन ट्रैमेल को, जो एक वेल्दी और सक्सेसफुल क्राइम नोवेलिस्ट है। कैथरीन जॉनी के साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए वो पुलिस का सबसे आसान टारगेट बन जाती है। निक और गॉस मोरेन कैथरीन से मिलने उसके मैंशन में पहुंचते हैं, लेकिन उन लोगों का मुलाकात वहां पे रॉक्सी से होता है, जो कैथरीन के होमोसेक्सुअल एनी लेस्बियन लवर होती है। रॉक्सी का कहना है कैथरीन ये मर्डर नहीं कर सकती। पता चलता है कैथरीन कहीं बीच हाउस में रिलैक्स कर रही है। दोनों ट्रैमेल से पूछताछ करने के लिए वहीं पे पहुंच जाते हैं और उसको एक डेक चेयर में आराम करते हुए देखते हैं। निक और गस बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन कैथरीन को निक के बारे में पहले से ही पता होता है, जो कि थोड़ी सी चौंकाने वाली बात होती है। कैथरीन कहने लगती है वो उससे प्यार नहीं करती थी, बस अपने सेक्सुअल इंटरेस्ट के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में थी। मर्डर से पिछली रात वो लोग साथ थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद जॉनी अपना घर चला गया और कैथरीन यहाँ पे बीच हाउस में। वो कहना चाहती है मर्डर के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं। यहाँ पे ये भी साफ झलकता है निक और कैथरीन के बीच कुछ ना कुछ तो सेक्सुअल टेंशन जरूर है। निक बेथ गार्नर से मिलता है, जो कि एसएफपीडी के लिए साइकियाट्रिस्ट है, और इंटरनल अफेयर्स ने निक को ए सेशंस के लिए मजबूर किया होता है, क्योंकि निक पहले खूब नशा किया करता था, जैसे कि कोकेन और दारू। लेकिन पिछले 3 महीनों से ये एकदम क्लीन है और कुछ भी नशा नहीं किया है। बेथ और निक पहले डेट किया करते थे, तो बेथ निक के प्रति इतना सख्ती से पेश नहीं आती और कहती है वो निक को अभी भी मिस करती है। डिस्कशन के दौरान पता चलता है कैथरीन ने एक नोवेल लिखा है जिसमें एक मर्डर होता है, वही सेम तरीके से जैसे मूवी के स्टार्टिंग में जॉनी बॉच का हुआ था। इसका मतलब ये निकलता है या तो कैथरीन ने ये मर्डर किया हो सकता है, और नहीं तो कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। निक फिर से पूछताछ के लिए कैथरीन को लेने उसके मैंशन में पहुंच जाता है। निक उसको कपड़े बदलने के लिए कहता है, तो वो एक छोटा सफेद मिनीस्कर्ट पहन के बाहर आती है। इंटरव्यू के दौरान कैथरीन कई बार ऐसे पोजीशन में बैठती है जिससे उसका गुप्तांग विजिबल हो जाता है। डिटेक्टिव्स कैथरीन का ऐसा बिहेवियर देख के अचंभित रह जाते हैं। कैथरीन लाइट डिटेक्टर टेस्ट लेने के लिए भी रेडी हो जाती है और वो उसको पास भी कर लेती है। कैथरीन यहाँ पे प्लस पॉइंट में होती है, क्योंकि कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता जो अपने ही बुक में लिखे हुए तरीके से किसी का कत्ल करे। लेकिन निक स्ट्रांगली कैथरीन को ही दोषी मान रहा होता है। निक कैथरीन को छोड़ने उसके घर भी चले जाता है, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं, कैथरीन को निक के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ ज्यादा ही पता होता है, जिससे निक भी थोड़ा शॉक्ड है। कैथरीन निक को सेड्यूस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन निक वहाँ से निकल के चले जाता है। निक अपने दोस्तों के साथ बार में है और 3 महीने तक क्लीन रहने के बाद भी ये यहाँ पे दारू पीने लगता है, जिसको उसके दोस्त अप्रूव नहीं करते। कैथरीन ऐसा बर्ताव कर रही थी कि वो निक को करीब से जानती है, जिसके बारे में उसके कलीग्स भी उससे पूछते हैं, जिसमें वो कहता है वो कैथरीन को पहले से ही नहीं जानता और कैथरीन ही दोषी है उस हत्या के लिए। यहाँ पे ये भी पता चलता है कैथरीन का कई मर्डरर्स के साथ उठना बैठना रह चुका है, जैसे कि उसके गर्लफ्रेंड रॉक्सी, जिसने 16 साल की उम्र में अपने 2 भाइयों की हत्या की होती है, और तो और हेजल डॉपकिंस, कैथरीन के कॉलेज की सहेली, जिसने अपने हस्बैंड और बच्चे को बिना रीजन मौत के घाट उतार दिया होता है। कैथरीन आइस पिक का भी बहुत इस्तेमाल करती है, जिससे निक का शक और भी मजबूत हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था
निक को साइकियाट्रिस्ट बेथ को विजिट करना पड़ता है, जिसका साथ उसका अफेयर भी चल रहा है, क्योंकि उसने एक बार कोकेन के नशे में 2 टूरिस्ट को गोली मारी होती है। चौंका देने वाली बात ये होती है, इसके बारे में कैथरीन को भी पता रहता है, जो सिर्फ बेथ और निक के बीच में ही रहना चाहिए था। यहाँ पे निक को ये भी पता चलता है कैथरीन दूसरा बुक लिख रही है, जिसका लीड कैरेक्टर निक के कैरेक्टर के ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। यानी कहानी में वो कैरेक्टर एक गलत महिला के साथ प्यार में पड़ता है और उसका मौत हो जाता है। होप आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ रहे हैं। गुस्से से चूर निक बेथ के पास चले जाता है और उसको कहने लगता है, तुमने मेरा फाइल कैथरीन को क्यों दिया? लेकिन उसका फाइल निल्सन ने कैथरीन को दिया होता है, ना कि बेथ ने। निल्सन निक के करियर में हमेशा टांग अड़ाता है और दोनों का इतना अच्छा संबंध भी नहीं है। बेथ ने निल्सन को निक का फाइल इसलिए दिया होता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो निल्सन उसको टर्मिनेट कर देता साइकियाट्रिक इवेल्युएशन के बेसिस में। बेथ ने निक के टर्मिनेशन को रोकने के लिए ही निल्सन को फाइल दिया था, लेकिन उसने ब्राइब लेके सारा इन्फॉर्मेशन कैथरीन को दे दिया। इसलिए कैथरीन को निक के बारे में सब कुछ पता था पहले से ही। ये सब जानते ही निक निल्सन के ऑफिस पहुंच जाता है और उससे झगड़ने लगता है। यहाँ पे अभी निल्सन का मर्डर हो जाता है और निक को मेन सस्पेक्ट माना जाता है। निक कैथरीन के ऊपर शक करता है, शायद वो सब उसी का ही किया कराया हो सकता है। निक का व्यवहार और मेंटल स्टेबिलिटी खराब होते हुए जा रहा होता है, तो उसको फोर्स से छुट्टी दे दी जाती है। निक और कैथरीन का सेक्सुअल अफेयर अभी घनिष्ठ होते हुए जा रहा होता है और वो लोग कई बार साथ में दिखते हैं। एक बार निक कैथरीन को एक बार में उसके लेस्बियन लवर रॉक्सी और दूसरे आदमी के साथ कोकेन करते हुए देखता है। यहाँ पे निक और कैथरीन काफी सेड्यूसिंग डांस भी करते हैं और उसके बाद एक स्टीमी हॉट रम्पी पंपी भी, जो रॉक्सी छुप छुप के देख रही होती है। कैथरीन ने निक को ठीक उसी तरह बांधा होता है जैसे मूवी के स्टार्टिंग में मिस्ट्री ब्लॉन्ड वुमेन ने जॉनी बच को बांधा था। मैं आप लोगों को यहाँ पे याद दिला दूं, अभी तक ये सब इन्वेस्टिगेशन जॉनी बच के हत्या के लिए ही हो रहा है। सेक्स करते समय कैथरीन ने उसी तरीके से तो निक को बांध रखा होता है, लेकिन वो उसका मर्डर नहीं करती। रॉक्सी निक से जेलस थी क्योंकि निक ने कैथरीन को उससे छीना था, तो रॉक्सी उसको गाड़ी से कुचल के मारने की कोशिश करती है। शुक्र है निक फुटपाथ में सो नहीं रहा था। अरे मैंने सिमरन भाई के बारे में कुछ बोला ही नहीं। खैर निक तो बच जाता है, लेकिन रॉक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। रॉक्सी मरते समय निक वहीं पे होता है, तो सारे डिटेक्टिव्स उसको एक अलग नजरिया से देखने लगते हैं। मतलब कहीं निक कुछ गलत तो नहीं कर रहा। रॉक्सी के मौत से कैथरीन दुखी थी और कह रही थी उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि रॉक्सी ने ऐसे पहले कभी भी जेलस फील नहीं किया। बातों बातों में वो अपने कॉलेज डेज के बारे में बताने लगती है, जहाँ पे एक लड़की हुआ करती थी लीजा हॉबरमैन, जो कैथरीन से बहुत ही अपसेट थी। यानी उसके जैसे ही ड्रेसअप करना और उसके जैसे ही बनने की चाहत। और तो और उन लोगों ने मेकआउट भी किया होता है। अब यहाँ पे निक को लगने लगता है शायद कैथरीन निर्दोष है और इसने जॉनी बच का कत्ल नहीं किया है। निक कैथरीन के बताए हुए लड़की लीजा हॉबरमैन के बारे में ढूंढने लगता है और यहाँ पे अभी एक शॉकिंग डिस्कवरी रिवील होता है। लीजा हॉबरमैन कोई और नहीं बल्कि बेथ ही होती है। शॉक निक बेथ के पास है और कहने लगता है, तुमने मुझसे ये सब छुपाया ही क्यों? बेथ कहने लगती है, कैथरीन झूठ बोल रही है, मैं उसको लेकर ऑब्सेस नहीं थी, बल्कि वो मेरे जैसा बनना चाहते थे और मुझको कॉपी किया करती थी। यहाँ पे निक को ये भी पता लगता है, जब कैथरीन और बेथ साथ में पढ़ रहे थे, उन लोगों के एक कॉलेज प्रोफेसर का भी हत्या हुआ था आइसपिक को ही इस्तेमाल करके, जो क्राइम सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है। अब यहाँ पे कहानी में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। कैथरीन बोलती है वो निक के साथ नए बुक के कहानी के लिए साथ में थी और लगभग अभी बुक खत्म हो चुका है, तो वो ब्रेकअप चाहती है। ऐसे अचानक ब्रेकअप के बाद निक निराश और दुखी तो दिखता है और थोड़ा शंकालु भी। निक जो नोवेल पढ़ रहा था, उसके एंडिंग में जो फिक्शनल डिटेक्टिव होता है, उसके दोस्त को एक एलिवेटर में मार दिया जाता है। इस केस यानी हमारे मूवी में मेन डिटेक्टिव निक है और उसका दोस्त है गस। गस को कोई कैथरीन के पुराने कॉलेज रूममेट ने मीटिंग के लिए बुलाया होता है,
ताकि वो बेथ और कैथरीन के रिलेशनशिप के बारे में बता सके। निक को भी पता था कि गॉस किसी को मिलने जा रहा है और वो नीचे कार में वेट कर रहा होता है। जैसे ही उसको याद आता है कैथरीन के नोवेल जिसमें मेन डिटेक्टिव के दोस्त को एलिवेटर में मार दिया गया था, वो भागते हुए गस को बचाने चले जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत देर हो जाती है और गस एलिवेटर में मरा हुआ मिलता है और उसको आइस पिक के जरिए ही मारा गया होता है, कैथरीन के बुक में लिखे हुए तरीके से ही। शॉकिंगली बेथ उसी बिल्डिंग में दिखाई देती है और खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। उसको कोई मैसेज आया था गस को यहाँ पे मिलने के लिए। निक सस्पेक्ट करता है शायद बेथ ने ही गस को मारा हो और बेथ भी जेब में हाथ डाल के कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। तो निक को लगता है शायद वो गन से निक को मारना चाहती है। निक उसको गोली मार देता है, लेकिन पता चलता है वो बस अपना कीचेन निकाल रही थी। बेथ के अपार्टमेंट से कई एविडेंस निकलता है, जैसे कि गन्स, फोटोज और न्यूज़पेपर क्लिपिंग जो एक ही चीज की तरफ इशारे कर रहे थे। बेथ कैथरीन को लेकर एकदम ऑब्सेस्ड थी कॉलेज टाइम से ही और उसको फंसाने के लिए ही उसके बुक में लिखे हुए तरीके से लोगों को मार रही थी। और ये निष्कर्ष निकलता है जॉनी बॉज, निल्सन और गस का हत्या बेथ ने ही किया है। निक काफी सैड है और कंफ्यूज भी। निक अभी अपार्टमेंट में है और कैथरीन उससे मिलती है। कैथरीन कहती है वो निक को बुला नहीं पाएगी और दोनों फिर से एक बार सेक्स कर लेते हैं। जब वो लोग अपने फ्यूचर के बारे में बात कर रहे होते हैं, बेड के नीचे हमें आइस पिक दिखाई देता है। अब एंडिंग एकदम अलग तरीके से हुआ है इस मूवी का। भले ही बेथ को दोषी करार दिया गया हो, आपको क्या लगता है बेथ दोषी है या कैथरीन ने ही सबको मारा है और उसने बेथ को फंसा दिया लास्ट सीन में वहां पे बिल्डिंग में इनवाइट करके? क्योंकि लास्ट सीन में आइस पिक वहां से निकलना कुछ और ही इम्प्लीकेट कर रहा है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आप सभी को कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई और यहाँ तक देख ही चुके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।